नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस द विजन पर। हमने लास्ट टाइम देखा था भाषा के दोनों पार्टों को, तो उसमें हिंदी की वीडियो में जो हमने भाषा और भाषा का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दिखाया है, उसमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। बाकी आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो वो अच्छे से हो जाएगा। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर अब दूसरी वीडियो लेकर आए हैं हिंदी की, ठीक है। तो वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला को आप देखना, समझना है इसको। जब तक वर्णमाला समझ नहीं आएगी तब तक हिंदी समझ नहीं आएगी, तो समझना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। तो ये हिंदी वर्णमाला जो चैप्टर हमारा है आज का, वो वर्णमाला पर टिका हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर वर्णमाला की परिभाषा दें कि वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। ध्यान रहे, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। हम केवल वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे। यहाँ पर वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह, यानी कि हर वर्ण का वर्णमाला के अंदर एक अपना स्थान निश्चित है, वो अपने ही स्थान पर आएगा, ठीक है। और उनको व्यवस्थित किया गया है, तब जाकर एक समूह बनकर आया है, जिसे हमने इसको वर्णमाला कहा है, ठीक है। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सीधे ऐसी, ठीक है। तो ये वर्णमाला था। उसके बाद वर्णमाला जो बनती है वो वर्णों के योग से बनती है। और वर्ण जो है, वर्ण को हम दूसरे नाम से जानते हैं अक्षर, और इसी अक्षर को या वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। तो ये जो ध्वनि है, इसी ध्वनि से वर्ण की परिभाषा दी जाती है। कैसे? कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, ठीक है। वर्ण कहलाती है। तो एग्जाम्पल जैसे अ, आ, क, ख, च, छ आदि, ठीक है। ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। तो वर्णमाला जो है, इसके अंदर वर्ण कितने होंगे, कितने नहीं, थोड़ा सा इसकी संख्या पर विचार करते हैं। उसको ध्यान में रहे। वर्ण की परिभाषा बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इसमें कहता है सीधे ध्वनि से बना कर देता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इसका उत्तर होता है वर्ण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं वर्णों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है वो दोस्तों है 52, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीधे कहे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 52। और वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन, ठीक। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। तो यहाँ पर स्वरों की अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या है 13 और व्यंजनों की कुल संख्या है 39। लेकिन ये मूल स्वर या मूल व्यंजन नहीं है। यहाँ पर मूल स्वर और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है वो हम जब आगे पढ़ेंगे वीडियो में, उसमें देख लेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। जो मूल स्वरों की संख्या है, मूल रूप में स्वरों की जो संख्या है वो है 11, ठीक है। और अगर उच्चारण के आधार पर कह दे तो यहाँ पर संख्या होगी आपकी 10, ठीक। तो मूल स्वरों की संख्या 11 है, उच्चारण के आधार पर 10 हो जाते हैं, जिसमें ऋषि को नहीं गिना जाता है, ठीक। कौन कौन से नहीं गिने जाएंगे, जब अभी स्वर के पाठ को पढ़ेंगे तब समझना। उसके बाद देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन टोटल संख्या इनकी जो है 39, लेकिन ये मूल नहीं है। इसमें कुल अगर देखें तो यहाँ पर कुल कह दे व्यंजनों की संख्या, कुल संख्या तो 39 आएगा। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की संख्या कह दे तो इसका उत्तर 33 होगा, ठीक है। अब इन 33 में और कौन कौन से जुड़े हैं, जब व्यंजन को पढ़ेंगे, एक एक पाठ को पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे। ये चीज़ अभी भी बता दी जाएगी। तो थोड़ा देखें यहाँ पर। यह है स्वर। टोटल स्वरों की संख्या है 13। अगर इनकी संख्या को डिवाइड करें 13 को, तो हर्ष स्वर इनकी संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर इनकी संख्या होती है आपकी 7 और 4 11, और 2 बचते हैं। ये जो 2 होते हैं ये होते हैं आपके अयोगवाह, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार टोटल संख्या जो हो जाएगी आपकी 13, ठीक। कुल 39 व्यंजन में यहाँ पर अगर 39 के 39 व्यंजनों का हम डिवाइडेशन करें या इनको बांट कर देखें कि कौन सा कहाँ पर या कितने होते हैं ये, तो यहाँ स्पर्शी व्यंजन जो हैं, स्पर्शी व्यंजन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वर्गीय व्यंजन। जब व्यंजनों को पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। वर्गीय व्यंजन, अभी तो केवल इसकी संख्या देख लेते हैं कि किसकी संख्या कितनी होती है। तो ये स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 25, ठीक है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक। इनकी कुल संख्या होती है अंतःस्थ व्यंजनों की 4। इसके बाद
ऊष्मीय व्यंजन आते हैं आपको। ये जो ऊष्मीय व्यंजन है इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं संघर्षी व्यंजन। तो ये जो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। इसके बाद 4 व्यंजन आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। और लास्ट में बचते हैं आपके 2 द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जब हम देखते हैं कि 39 व्यंजनों का हमने डिवाइडेशन जो किया है, इनकी अगर कुल संख्या को देखें तो इनके योग से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 13 हो गए आपके स्वर, ठीक, 25 हो गए आपके वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल वर्णों की संख्या हमारी आती है 52। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वर्णों की परिभाषा देखी, वर्णमाला की परिभाषा देखी और वर्णों की संख्या पर हमने ध्यान दिया। तो यहाँ पर वर्ण 52 हैं और 52 वर्णों को हम जिस तरह से डिवाइड किया है उसी तरह से आपको भी कर लेना है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। तो दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेशन के आधार पर इनको हम अलग अलग करके देखते हैं। जो हमने इनको वर्णमाला को जो बांटा था वो 2 भागों में बांटा है। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें से एक कहलाता है स्वर, वो दूसरे को हम कह देते हैं व्यंजन, ठीक है। तो इसका ये पहला पार्ट और इसका ये दूसरा पार्ट। अभी हम स्वरों पर ध्यान देते हैं। तो स्वर क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पर। तो अगर स्वर की बात करें कि स्वर क्या है, तो स्वर की जो परिभाषा दी जाती है स्वर वास्तव में है क्या, तो वर्णमाला के उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण किया जाए लेकिन वायु सीधे मुख गुहा से बाहर आ जाए, मुख गुहा का कोई भी अंग कहीं भी टकराए ना, ठीक है। अगर बिना टकराए, बिना किसी अंग के टकराए मुख गुहा से हवा सीधे बाहर आ रही है और किसी वर्ण की ध्वनि निकल रही है तो हम उसको हम कह देंगे कि वो स्वर है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें कि इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, वो हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कहीं भी जीभ या मुख गुहा का कोई भी अंग कहीं भी टकराता नहीं है, सीधे कंठ से होते हुए वायु बाहर आती है। उसी प्रकार स्वर की भी यही बात है। तो स्वर की अगर परिभाषा देखें, स्वर क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख गुहा से सीधे बाहर निकलती है, मुख गुहा से सीधे बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। स्वर की परिभाषा क्या हो गई कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख गुहा से सीधे बाहर आएगी, सीधे बाहर आएगी, हम ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। तो स्वर जो हैं इनकी संख्या हमने बताई थी आपको 13 है, लेकिन मूल स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या हो जाती है वो 10 हो जाती है। तो तीनों ही संख्या को ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो ध्यान रहे 11 उत्तर होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये 13 स्वर। तो देखते हैं, देखिए जिस तरह से उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी करके देख लेना है, क्योंकि उच्चारण अगर ठीक होगा तो हमारा वर्णमाला से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा शायद हम सही कर ले जाएं, ठीक है, निश्चित रूप से सही होगा। तो देखिए अ, आ, ई, उ, आई, सॉरी री, आई, आए, औ, आओ, आ और ये आहा, ठीक है। एक बार और करके देख लेते हैं यहाँ पर आ, ई, उ, री, आई, आए, औ, आओ, आ, आहा। इसी तरह से हम इनका उच्चारण करें तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है और किस स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है। ये समय की जो मात्रा है कम या ज़्यादा, हम इसको कहते हैं मात्रा। तो स्वर जो हैं मात्रा के आधार पर अगर हम इसको बांटें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है इनको, ठीक है। तो हम ये जो स्वर हैं इनका डिवाइडेशन या इनको बांटा गया है 3 भागों में। एक को कहते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दूसरे को हम कहते हैं दीर्घ स्वर और एक होता है आपका प्लुप्त स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब यहाँ पर जो हमने स्वरों को बांटा है वो बांटा है मात्रा
के आधार पर। अब ये मात्रा जो शब्द आया है, ये मात्रा क्या है? वास्तव में समय की मात्रा को, यानी कि कितना समय लगा किस वर्ण को उच्चारण में, या कितना समय लगा किस स्वर के उच्चारण में, हम उस समय की मात्रा को मात्रा कह देते हैं। जैसे हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। किसमें? उच्चारण में कम समय। अगर कम समय लग रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्वर हर्ष स्वर है, ठीक है। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, और प्लुप्त स्वर के उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब यहाँ पर उच्चारण में कम समय, दूसरा अधिक समय, और तीसरा सबसे ज़्यादा समय। तो ये कितना समय हो सकता है, ठीक है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय, यानी हर्ष स्वर के उच्चारण समय से लगभग 2 गुना अधिक, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, लगभग 2 मात्रा का समय। और प्लुप्त स्वर के उच्चारण में जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लग रहा है, हमने उनको कहा है हर्ष स्वर। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लग रहा है उसे हमने कहा दीर्घ स्वर, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लग रहा है हमने उसे कहा है प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पर हर्ष स्वर जो हैं, इनकी संख्या अगर देखें तो कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पर हम इनका करके देखेंगे, उच्चारण के आधार पर पता चलेगा। तो यहाँ पर 2 स्वर जो हैं, अंश अंगूर और अणे खाली, हम इनको कहते हैं अयोगवाह, और इनकी संख्या होती है 2, ठीक है। कौन कौन से हैं दोस्तों? अंश अंगूर और अणे खाली, ये हो गए आपके अयोगवाह, ठीक। और उसके बाद हर्ष स्वर की बात करें तो उच्चारण करके देखेंगे तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे केवल हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऐ ऐ औ औ, ठीक है। तो यहाँ पर 11 तक बोलना है, क्योंकि ये हैं तुम्हारे 2 अयोगवाह। यहाँ पर अब देख लेते हैं हर्ष स्वर को। तो हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में कम समय या 1 मात्रा का समय लगता है, तो यहाँ पर कम समय वाले को हम अलग निकाल लेंगे, और अधिक समय या 2 मात्रा वाले को अलग निकाल लेंगे, ठीक है। और तीसरा बचता है तुम्हारा प्लुप्त स्वर, ये क्या है इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर हर्ष स्वर जो है तो उच्चारण करते हैं आ में कम समय लगा, ई यहाँ पर ई में, उ यहाँ पर छोटा ऊ में, यहाँ रि ऐ ऐ औ, ठीक है। तो यहाँ पर जिनमें ज़्यादा समय लग रहा है वो दीर्घ वाले हो गए, और जिनमें कम समय लग रहा है वो हर्ष वाले हो गए, ठीक है। तो हर्ष वाले कौन से हो गए? अ इ उ ऋ। कौन कौन से? अ इ उ और ऋ, ये 4 हो गए, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर है तुम्हारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ ई उ ऐ ऐ औ। इन सभी के उच्चारण में बराबर समय लग रहा है, लगभग 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसीलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? आ ई उ ऐ ऐ औ, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर क्या है? देखिए, प्लुप्त स्वर जो होता है इसकी 3 मात्रा होती है, और इसको जो दर्शाया जाता है वो इन 3 ऐसी जैसी आकृति से अक्षर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्लुप्त स्वर 3 मात्रा आकृति इसकी हो गई। अब इसका कार्य जो होता है वो कहाँ होता है? ये दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने या पुकारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने या पुकारने में इसका काम आता है। कैसे? अगर हम कहें सीता ने आवाज़ लगाई राम को, तो राम, जैसे यहाँ पर बोला राम, तो रे आ, और इसको आ स्वर को यहाँ पर खींचा गया है, और फिर हम यहाँ पर माँ दिखाएंगे। तो जहाँ पर भी ये तुमको 3 ऐसे दिखाई दें तो अपने आप समझ जाना कि इस शब्द में, राम शब्द में, इस शब्द में ये जो शब्द लिखा है 3 मात्रा के साइन है, तो इसका मतलब इसमें कौन से स्वर का यूज हुआ है? प्लुप्त स्वर का, ठीक है। अगर हम कहें रमेश, तो र म ए,
इस ए को खींचा गया है, तो यहाँ पर 3S बनाकर आप अपना रमेश लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये किसका है, ये आपका क्लुप्त स्वर का साइन है। तो ध्यान रहे इस शब्द में भी क्लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अब स्वरों को हम और दूसरे तरीके से हम बांट कर देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम स्वरों का विभाजन भाषाई ध्वनि के आधार पर, भाषाई ध्वनियों के आधार पर। तो भाषाई ध्वनियों के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है तो वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अलग से चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वर हैं, इन स्वरों को हम इन भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, एक को हम कह सकते हैं हर्ष स्वर, दूसरे को हम जो कहेंगे यहाँ पर दूसरे आपके हैं संधि स्वर, ठीक है, और तीसरे जो हैं आपके ये आपके कहलाते हैं क्लुप्त स्वर। तो यहाँ पर हमने क्लुप्त स्वर और हर्ष स्वर को तो देख लिया है, ठीक है। तो हर्ष स्वरों में हमने क्या देखा कि पहली बात इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। तो ध्यान रहे हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी अगर संख्या देखें तो हर्ष स्वरों की जो संख्या है वो 4 है। और अगर कहें कि ये हर्ष स्वर वास्तव में है कौन कौन से, तो मूल स्वरों की संख्या 4 जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो इसमें अ, इ, उ और री, इन चारों को ही मूल स्वर की संज्ञा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम संधि स्वर। ये संधि स्वर जो हैं ये कौन कौन से हैं, तो संधि स्वरों को हम कह सकते हैं जो 2 स्वरों से कम 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, ऐसे स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कम से कम कितने स्वर होंगे, 2 स्वरों के मेल से, और 2 स्वरों के मेल से बनने वाले जो हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, इसमें एक है आपका दीर्घ स्वर और एक है आपका संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, हमने ये भी देख लिया है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वरों को हमने जो 7 रूप में देखा, ये 7 संख्या के रूप में देखा था, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस हर्ष और दीर्घ के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका रूप निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्या है, तो दीर्घ स्वर जो है वैसे संख्या इनकी 7 है, वास्तव में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। तो 3 होगी, कौन कौन सी, जैसे ये है अ छोटा है, उसी तरह से ये हो गया आ। हम जानते हैं ये अ प्लस अ से बनता है। उसी तरह से बड़ी ई, ये आपका छोटी ई और छोटी ई के मेल से बनता है। उसी तरह से आपका बड़ा ऊ, तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मेल से बनता है। इस प्रकार यहाँ पर 3 स्वर कौन कौन से, आ, ई, उ, ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। लेकिन मात्रा के आधार पर हमारा जो संयुक्त स्वर वाले हैं वो भी हमारे किस पार्ट में आ जाएंगे, वो भी दीर्घ स्वर के रूप में होते हैं। तो संयुक्त स्वर जो हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर जो हैं इसमें संयुक्त स्वर ऐसे होंगे जिसमें 2 स्वरों से के मेल से बनेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो 4 हैं आपके, आई, अय, औ, औ, ठीक है। तो ये जो आई है ये बना है आई, इसको हम उच्चारण करें आई, यानी अ और ई से मिलकर बनेगा। तो अ और ई, ये है अय, यानी अ और ए, ये है औ, औ, आ उ, तो आ प्लस उ, और यह है औ, यानी आ प्लस ओ। तो इनसे मिलकर ये बने हैं। इस प्रकार अगर क्वेश्चन यहाँ पर अलग तरीके से पूछ ले, थोड़ा सा हटके, तो कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर कह सकता है कि ये दीर्घ स्वर जो हैं वो किससे मिलकर बने, तो आ किसका रूप है, अ प्लस आ का, ई किसका है, ई और ई का, ओ किसका है, ओ और उ का। तो यहाँ पर बनकर यही आते हैं। उसी तरह से संयुक्त कह दे तो ये 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ भाषाई ध्वनियों के आधार पर कह दे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सजातीय
जो सजातीय स्वर से मिलकर बनते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो विजातीय स्वर से मिलकर बनते हैं हम उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो सजातीय का मतलब क्या है कि एक ही जाति के अ ई उ उ, ठीक है। और विजातीय में क्या है, अलग अलग, जैसे यहाँ अ ये ई, ये अ ये ऐ, ये अ और ये उ, ये अ और ये औ। इस प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर क्या होंगे और दीर्घ स्वर क्या होंगे। इस प्रकार स्वरों का हमने डिवाइडेशन यहाँ पर कर लिया है। क्लुप्त स्वर को हम जानते ही हैं, इसकी 3 मात्रा होती हैं। दूसरी बात, उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने या पुकारने में यह काम आता है। ठीक है, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने या पुकारने में क्लुप्त स्वर काम आता है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं जीवा का जो उच्चारण स्थान होगा, जीवा का जो एक्टिव पार्ट होगा, उसके आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जीवा की सक्रियता के आधार पर, जीवा के सक्रियता के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का विभाजन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये स्वर हैं, और इनको जो बांटा गया है तो यहाँ पर एक को कहते हैं हम अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरे को हम कहते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर। और फिर तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहेंगे? अग्र स्वर हम उन स्वरों को कहेंगे जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, अग्रभाग सक्रिय होता है, या कह दो ऊपर उठता है। ठीक है, तो अग्र स्वर कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठता है, हम उनको अग्र स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अग्र स्वर में जो आते हैं वो आते हैं ई, ऐ और ऐ। इन सभी को, इन चारों को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। उसी प्रकार मध्य स्वर की अगर बात करें तो मध्य स्वर में क्या कह सकते हैं हम कि जीवा का, जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय होता है या मध्य भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। और इसके अंतर जो आता है आपका वो आता है अ, और उसके बाद आ जाता है आपका पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में क्या होगा? जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है या सक्रिय होता है। ठीक है, सबको क्या कह देंगे? पश्च स्वर। अब ये कौन कौन से हैं? इसमें आपका आ जाएगा जैसे आ, ओ, उसके बाद आपका औ, औ। ये पांचों को हम किस में रख सकते हैं? पश्च स्वर में। तो वैसे स्वर का कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है उसी स्वर को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वरों का जो भाग हमने विभिन्न भागों में स्वरों को बांटा है वो जीवा की सक्रियता के आधार पर, यानी जीभ का कौन सा भाग ऊपर उठेगा। तो जीभ का अगर अग्र भाग उठता है तो अग्र स्वर, मध्य भाग उठता है तो मध्य स्वर, और अगर पश्च भाग उठता है यानी पिछला भाग उठता है तो हम उसको पश्च स्वर कह देंगे। कौन कौन से होते हैं? ई, ऐ, ये अग्र स्वर है, अ ये मध्य स्वर है, उसके बाद आ, उ, औ और औ। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? ये पश्च स्वर हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज़ को और देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा स्वरों में ही। तो जैसे प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर के अलावा एक स्वर और है जिसके बारे अभी तक जो है क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन सकते हैं? तो देखो, जैसे मैम ने यहाँ पर देखा था प्लुप्त स्वर, तो प्लुप्त स्वर का हमने जो इसके बारे में देखा, क्या देखा? पहली बात, इसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय उच्चारण में। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसकी 3 मात्रा होती हैं। तीसरी बात, हमने इसको इस
चिन्ह के साथ दिखाया था, दर्शाया था। इसके साथ एक और है, इसी साइन को हम इसके साथ भी दर्शा देते हैं, यानी कि जो प्लुप्त स्वर है इसका साइन ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे ओम बोला जाता है तो ओम, तो ओ म ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यही ओम लिखा मिलेगा हमें ओ इस तरह से, तो इसको हम बोल देते हैं ओम। ये ओम नहीं है, ये ओ नहीं है, ये वास्तव में इन 3 मात्रा को ही दर्शाया गया है। ये वही 3 मात्रा यानी कि प्लुप्त स्वर का चिन्ह या उसकी मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। एक और स्वर है जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपको शब्द देगा और फिर उसके बाद पूछ लेगा कि इस शब्द में किस प्रकार के स्वर का प्रयोग हुआ है। तो स्वर है आपका आगत स्वर। ये आगत स्वर, अब देखिए जैसे हम लिखते हैं कापी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कापी लिखा है तो इसमें क प्लस आ, अगर हम इसको तोड़ें तो ये इसमें टूटेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो ये यानी चंदा आ जाए, किसी आ की मात्रा के ऊपर अगर आपको चंदा रखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जो स्वर का प्रयोग हुआ है वो स्वर आपका आगत स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ पोर्शन देख लेते हैं इसमें स्वर का। तो यहाँ पर जो स्वरों के यानी 13 स्वर के जो लास्ट के 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आंग से अंगूर, और जिसे हम कह देते हैं अने खाली, यानी आ और आहा। ये जो आ और आहा है ये दोनों हमारे अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, अयोगवाह किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जो ना तो स्वर की तरह बोले जाते हैं और ना ही व्यंजन की तरह, यानी स्वर और व्यंजन के बीच के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। तो स्वर और व्यंजन के बीच के जो वर्ण हैं उनको हमने अयोगवाह कह दिया है, ठीक है। इसमें ये जो अयोगवाह में अंग से अंगूर है, हम इसको कहते हैं अनुस्वर। और उसी तरह से जो ये आहा है इसको हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है। तो ये आपका विसर्ग और ये अनुस्वार हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। अयोगवाह को उच्चारण, अयोगवाह का जो उच्चारण स्थान है वो स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है। कारण है ना तो वो स्वर की तरह और ना ही व्यंजन की तरह बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिनको पता है वो बड़े आराम से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वर का जो हम उच्चारण करेंगे वो कहाँ से होगा, मुख गुहा के कौन से पार्ट से होगा। तो यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि सभी स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं 13 के 13 स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा अब कंठ के अलावा और कहाँ से कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होता है ये देखें। कंठ सभी के साथ जुड़ा होता है। तो जैसे अगर हम कहें कंठ्य, तो इसको हम कंठ्य व्यंजन कंठ स्वर जो होंगे वो आपके हैं अ आ। जब आप बोलेंगे तो कंठ से आवाज आएगी, यानी ऐसे कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये आपका कहलाता है कंठ, ठीक है। इसके बाद आपका है तालु। तो तालु में जो आते हैं आपका ई, ठीक है। और जीवा का ये वाला जो पार्ट होगा मूर्धा से आगे और दंत मूल से पीछे का खुरदरा भाग, ये कहलाता है आपका तालु। इसके बाद मूर्धा जो है, मूर्धा में आपका ऋषि आएगा। और मूर्धा किसे कहते हैं? जो मुख गुहा का बिल्कुल बीच वाला पार्ट है ये यहाँ से बनेगा। जीभ टकरानी नहीं चाहिए और री निकल जाए, ठीक है। उसके बाद है ओष्ठव्य। तो ओष्ठव्य में आपका ओ आएंगे दोनों, ठीक है, ओ जिसमें ओठ सक्रिय हैं लेकिन मिलेंगे नहीं कहीं भी। तो यहाँ पर कंठोष्ठ, ठीक है। तो इसको कंठोष्ठ कह सकते हैं, इसे कंठ मूर्धा कह सकते हैं, इसे कंठ तालव्य कह देंगे और ये कंठ हो जाएगा। अब यहाँ पर कंठ और तालु के साथ मिलकर बनेगा, ठीक है। तो कंठ तालव्य में जो आपके आएंगे वो आपके आएंगे ऐ और ऐ, ठीक। इसके बाद आपका कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों सक्रिय होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आएगा औ और औ, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर हम स्वरों के
उच्चारण स्थान के आधार पर चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। जो ये कर लेगा यहाँ से समझ लीजिए 1 नंबर पक्का है। क्वेश्चन आते बहुत हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पोर्शन है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर देखते हैं स्वरों की मात्राएं। तो अलग अलग स्वरों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो कौन से स्वर की मात्रा कैसी है, किस तरह से उनको दर्शाया जाता है, ये ज़्यादातर सभी को पता होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अ की मात्रा जरूर होती है लेकिन उसको दर्शाने वाला कोई चिन्ह नहीं होता है। आ को हम दर्शाते हैं डंडे से, छोटी ई को इधर से, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये ऋषि की मात्रा होगी जैसे चढ़ती है कृषि पर, ठीक है। इसकी 1 मात्रा ऊपर, इसकी 2 मात्रा ऊपर, इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा और इसकी मात्रा अंग से अंगूर यानी कि बिंदी होती है। और ये होता है ये, हम इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम अनुस्वर। और यहाँ पर इसको यानी कि आहा को जो बोला जाता है ये होता है आपका विसर्ग, ठीक। अनुस्वर का जो प्रयोग होता है ये आपका व्यंजन संधि में देखेंगे और जो आपका विसर्ग का प्रयोग होता है ये आपका विसर्ग संधि में। तो इस प्रकार कोशिश की है मैंने यहाँ पर स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को अपनी इस वीडियो में डालने की, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फोकस होगी हमारा व्यंजन पर, ठीक है, जो कि वर्णमाला का दूसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है। जब तक व्यंजन पूरा ना हो जाए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।